Hi, hello everyone. Welcome to Mad About Bio. This is your शिवानी मैम. So guys, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लिटिल बिट टिपिकल चैप्टर, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है कि मैम उसमें कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहता है, बहुत कन्फ्यूजन्स हैं. तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के बाद जब आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में से बेसिकली सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते किस वे में हैं, तो आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा आई गेस कुछ ज़्यादा क्लियर होने वाला है. तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं. एंड अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आई सजेस्ट कि बच्चों प्लीज़ आप लोग अपने एक बार नोट्स चेक करना, एनसीईआरटी रीड करना. उसके बाद आई डोंट थिंक आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आनी चाहिए यहाँ पे, बिकॉज इवोल्यूशन का सिर्फ स्टूडेंट्स के अंदर एक छोटा सा फियर है जो कि आपका दूर हो सकता है अगर आप इस चैप्टर को अराउंड 2 से 3 टाइम्स, मैक्स 3 और 4, इससे ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर को रीड करने के लिए. इतनी बार इन चैप्टर्स को रीड कर लो जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम हैं, थ्योरीज हैं, और मेनली जो ह्यूमन इवोल्यूशन वाला पार्ट है उसमें उसके जितने भी नेम्स हैं उनके, आपका क्रेनियल कैपेसिटी, इन टर्म्स को एक छोटा सा एक सिंगल पेज नोट जैसे मैं आप लोगों को हमेशा सिखाती हूँ बिल्कुल सेम वे में ऐसे ही आप अपने नोट्स बनाने वहाँ पे स्टार्ट करो. एंड एक पेज पे पूरा इवोल्यूशन का चैप्टर लिख डालो. तो जब भी आप लोगों को रिवाइज करें तो रिवाइज करने के लिए आपको सारे पेजेस नहीं बार बार चेंज करना कि कभी थ्योरीज पढ़ रहे हो कभी ये पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा. सिंगल पेज पे सारी चीज़ें आपके माइंड में रिकॉल हो जाएंगी. स्टार्ट करें. चलो देखो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है. फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग एक्सप्लेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया इन लाइट ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी. अब ये क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. एंड अगेन आप लोगों को बच्चों पता होगा इससे पहले मैंने आप लोगों को जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं फ्रॉम योर ऑल चैप्टर्स, तो उसमें आप लोगों ने देखोगे कुछ चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस तो इस वे में है जिनको देख के लगता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकता है. बट कुछ क्वेश्चंस को देख के हमें लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस तो बोर्ड हमसे नहीं पूछेगा, चाहे वो नींद में भी पेपर क्यों ना बनाए, हम लोगों से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है. तो ये भी कुछ क्वेश्चन उसी टाइप का है. इस पे भी आपका कम ही चांसेस है क्वेश्चन आने का पेपर में, बट फिर भी आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए. अब आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो आपकी डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी, डार्विनियन सिलेक्शन मतलब जो हमारी डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी दी थी. नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या थी कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी बॉडी के अंदर जो वेरिएशंस वो करेगा या फिर जो अडेप्टेशंस वो करेगा, अगर वो अडेप्टेशंस उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगे, एनवायरमेंट की डायरेक्शन में मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे, तो वही इंडिविजुअल आपका सरवाइव कर पाएगा, विच इज नोन एज सर्वाइवल ऑफ फिटनेस. तो इन्होंने ये बोला. अब आप लोगों को मैंने एक लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट समझाया था. लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट में क्या था कि हम लोगों ने कुछ बैक्टीरियाज को ग्रो कराया था, फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन में जाके हम लोगों ने देखा कि वो बैक्टीरियाज पहले तो ड्रग सेंसिटिव थे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ड्रग सेंसिटिव नहीं रहे थे. हमने जब उनको एक ड्रग वाले मीडियम में रखा तो वहां पे भी सर्वाइव कर गए थे. मीन्स उन्होंने अपने अंदर कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस किया. वही थ्योरी आप लोगों को यहाँ पे पूरी की पूरी एक्सप्लेन करनी है. अब देखो क्या पूछा है. डार्विनियन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्टेट दैट इन्वायरमेंट सेलेक्ट ऑर्गेनिज्म, आपका जो इन्वायरमेंट है वो ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करता है विद फेवरेबल वेरिएशन. फेवरेबल वेरिएशन मतलब जो इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में होने वाले वेरिएशन होते हैं, एंड वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे. It is observed when bacterial population exposed to certain antibiotic sensitive bacteria could not tolerate and hence died due to adverse environment. Exactly वही एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. इट्स योर चॉइस. थ्योरेटिकली चाहो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देना, या फिर जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के समझाया था ऐसे ही डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर देना, सफिशियंट रहेगा. क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन क्या था एंड क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ था आप लोगों से. आई होप आप लोगों को समझ में आएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो जरा क्या पूछा है. फाइंड आउट फ्रॉम न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर से आपको ये फाइंड करना है. एंड पॉपुलर साइंसेस आर्टिकल्स, एनी न्यू फोसिल डिस्कवरीज और कंट्रोवर्सीज अबाउट इवोल्यूशन. अब आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो हम इस पर अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अटेम्प्ट गिविंग अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ टर्म स्पीसीज. अब स्पीसीज टर्म आप लोगों को पता है क्या होता है. Species can be defined as a group of reproductively isolated population which can interbreed among each other. मतलब जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है स्पीसीज. मतलब कोई भी ग्रुप की कोई भी पॉपुलेशन एक सिंगल जो इंडिविजुअल होता है जो रिप्रोड्यूस करता है किसी भी इंटरब्रीड में या इंटरब्रीड में, उसी को हम स्पीसीज बोलते हैं. डन यहाँ तक. चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है, या नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट थ्रू इंटरनेट एंड पॉपुलर साइंसेस आर्टिकल्स वेदर एनिमल्स अदर देन मैन हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। या 3 तक हो गए थे ना, उसके बाद या तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को नहीं आने वाला है। नेक्स्ट जरा क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट लेट लिस्ट 10 मॉडर्न डे एनिमल्स एंड यूजिंग द इंटरनेट सोर्स लिंक टू अ कॉरस्पॉन्डिंग एंशिएंट फॉसिल्स। तो ये भी आप लोगों को देखो क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इनके ऊपर हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों को जरा सॉल्व करने स्टार्ट करना है, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट वाज स्टिमुलेटिंग यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट, मतलब एक स्टूडेंट था जो परफॉर्म कर रहा था यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। क्या प्रूफ कर किया था यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट ने कि हमारे एग्जैक्टली केमिकल इवोल्यूशन हुआ कैसे है, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था। द सेटअप यूज्ड बाय द स्टूडेंट इज गिवन, जो उन्होंने एक सेटअप दिया था वो सेटअप आप लोगों को यहाँ पे दिखाया हुआ है डायग्राम। फाइंड आउट रीजन व्हाई ही कुड नॉट गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब आपको रीजन पता करना है कि हमारे उस स्टूडेंट को डिजायर्ड रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले। अब कैसे आप पता करोगे, पहले आप उसका पूरा सेटअप चेक कर लोगे कि क्या उसका सेटअप प्रॉपर है या नहीं है। पहले के आप पूरा सेटअप देखो यहाँ पे जरा, आप सेटअप में सबसे पहले ना देखो लाइटनिंग दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ 80 डिग्री सेल्सियस। क्या 80 डिग्री सेल्सियस पे यूरेमिल एक्सपेरिमेंट हुआ था? सोचो जरा, नहीं हुआ था राइट। 80 डिग्री सेल्सियस पे 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए था, राइट। तो पहली रीजन ये था इनका जिसकी वजह से इनको रिजल्ट नहीं मिला था। एंड द नेक्स्ट वन, इन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिया है। क्या जब केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था वहां पे स्टार्टिंग में ऑक्सीजन था? नहीं था ना वहां पे ऑक्सीजन। वहां पे क्या था, ऑक्सीजन वॉज यूज इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, एग्जैक्टली वहां पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट था। दैट्स व्हाई आपका इनका जो स्टूडेंट है ये रिजल्ट उसको नहीं मिल पाए थे प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट वॉज कॉन्क्लूडेड, सॉरी क्वेश्चन पढ़ता है पहले। What conclusion was drawn by यूरेन मिलर through his experiment? मतलब हमारे स्टूडेंट का तो रिजल्ट हम लोगों को प्रॉपरली नहीं मिला, लेकिन यूरेन मिलर ने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया था उनको अच्छे से रिजल्ट मिला था। उनको क्या रिजल्ट मिला था अब जरा ये बताना है। तो देखो जरा उनको क्या रिजल्ट मिला था। इट वॉज कॉन्क्लूडेड दैट लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, जो आज के टाइम में लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डेवलप हुई है एंड देयर फॉर्मेशन was preceded by chemical evolution। उन्हीं मतलब उस टाइम पे जो इतनी सारी रिएक्शंस हो रही थी, रेज आई, टेम्परेचर एक प्रोवाइड किया गया था, वही सब ने आपका केमिकल इवोल्यूशन दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द कंक्लूजन ड्रॉन विद द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज लाइक कि अचानक से किसी चीज का फॉर्मेशन हो जाना, यही थ्योरी थी ना स्पॉन्टेनियस जनरेशन में। यूरेन मिलर ने प्रूव दैट लाइफ ओरिजिनेटेड ए बायोजेनेटिकली, मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग से डेवलप हुई है, वेयर एज जबकि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एम्फेसाइज दैट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स, जो यूनिट थी लाइफ की उसको स्पोर्स बोलते थे, जो किसी दूसरे प्लेनेट से आके आपके अर्थ पे आ गई थी। इसके बारे में भी हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया है। आई गेस ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। सो बच्चों मेक श्योर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर, ओके श्योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु डिसअप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। अब ये क्वेश्चन भी आपका देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जो अभी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी मैंने आपको बताया कि कोई स्पोर आया अचानक से किसी दूसरे प्लेनेट से अर्थ पे, उसी ने आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ का फॉर्मेशन कर दिया। इसको किसने डिसअप्रूव किया था? इसको डिसअप्रूव किसने किया था? एग्जैक्टली वी नो, लुइस पास्चर हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिसअप्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ व्हाट डिड लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट ऑन किल्ड ईस्ट डेमोन्स्ट्रेट। लुइस पास्चर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था किल्ड ईस्ट पे, वो हम लोगों को क्या डेमोन्स्ट्रेट मीन्स क्या बताता है, वो एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली हमें क्या बताता है कि जो आज के टाइम की लाइफ वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से डेवलप हुई है। लुइस पास्चर डेमोन्स्ट्रेट दैट लाइफ कम्स only from pre-existing life and the theory of spontaneous generation was
डिसअप्रूव ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो आपकी थ्योरी थी कौन सी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, वो डिसअप्रूव हो गई। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। सो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हेन डज अ स्पीसीज बिकम फाउंडर टू कोज फाउंडर इफेक्ट। अब आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों को दो इफेक्ट समझाए थे, एक था हमारा बॉटल नेक इफेक्ट और एक था हमारा फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिल या कोई भी इंडिविजुअल एक स्पीसीज में से निकल के कहीं दूसरी जगह पे कोई नया रीजन में जाके रहने लग जाए, वो उसी लोकेशन का उसी पॉपुलेशन का फाउंडर जब बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। When the change in allele frequency is so different in the new sample of population, मतलब कि एक नया सैंपल है पॉपुलेशन का, उसके अंदर जो चेंज हुआ है एलील फ्रीक्वेंसी में, जैसे कि एग्जांपल ले लो, अभी मेरे पास एक पॉपुलेशन में सारे ब्लू आइज वाले इंडिविजुअल्स रहते थे, लेकिन अचानक से वहां पे क्या हुआ, धीरे धीरे ब्लू के साथ ब्लैक आइज वाले इंडिविजुअल भी ग्रो होने लग रहे हैं या देखने के लिए मिल रहा है। तो उससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आपकी पॉपुलेशन के अंदर कोई ब्लैक आई वाला इंडिविजुअल आके रह गया है, एंड उसी ने वो जो ब्लैक आई वाला एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी का फाउंडर वो बन चुका है। इसी को फाउंडर इफेक्ट, दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज बिकॉज ब्लू आई इंडिविजुअल एंड ब्लैक आई इंडिविजुअल दो अलग अलग स्पीसीज है। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर, जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड वहां पे पॉपुलेशन थी उसको हम बोलेंगे फाउंडर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन डज अ स्पीसीज बिकम फाउंडर, कब एक स्पीसीज फाउंडर की तरह बिहेव करेगी, फाउंडर इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उस चीज को शो करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द हाइपोथेटिकल प्रपोजल्स पुट फोर्थ बाय ओपेरन एंड हेल्डेन। ओपेरन एंड हेल्डेन ने आपका एक हाइपोथेटिकल प्रपोजल्स दिए थे, वो आप लोगों को बताने हैं, या फिर state two postulates of Operin and Handel with reference to origin of life। Operin and Haldane के आपको दो postulates बताना है। अब Operin and Haldane ने क्या बोला था कि लाइफ जो है हमारी प्री एग्जिस्टिंग नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डेवलप हुई है। Life originated from pre-existing non-organic molecules and the diverse organic molecule were formed from these inorganic molecules। इन्हीं inorganic molecules की आपस में रिएक्शन हुई with the help of reducing atmosphere and यहीं से हमारे organic molecules develop हुए by chemical evolution। So the formation of life was preceded by chemical evolution। जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ वो केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू ही हुआ है। एक्सप्लेन कर सकते हो आई गेस आप लोग यहाँ तक सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फोसिल्स इन इवोल्यूशन। अब हम इवोल्यूशन के अंदर फोसिल्स की स्टडी क्यों करते हैं, इसका एक सिग्निफिकेंस आप लोगों को बताना है। फोसिल्स हम लोगों को क्या बताता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म आज के टाइम में हमारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। दे शो लाइफ फॉर्म्स रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम, कि मतलब जो लाइफ थी उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को जो लाइफ स्पेन था वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही था, एग्जिस्टिंग इन द पास्ट, जो हमारे पास्ट में एग्जिस्ट कर रहे थे, एंड वो ऑर्गेनिज्म जो आज के टाइम में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन दिखाता है। इट शोज कि वो कहीं आज के प्रेजेंट डे एनिमल्स के एंसेस्टर्स रहे होंगे, एक कनेक्टिंग लिंक की तरह हम उनको स्टडी कर सकते हैं। शो एंसेस्ट्री ऑफ प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो ग्रुप ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक की तरह बिहेव करता है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, why are analogous structures are a result of convergent evolution। अब आप लोगों को पता है convergent evolution मतलब किसी चीज का कन्वर्स हो जाना, फैल जाना, फैलना नहीं, इकट्ठा होना, डाइवर्स फैलना था। तो होमोलोगस ऑर्गन्स हमारे क्या दिखाते थे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एंड एनालोगस स्ट्रक्चर्स हम लोगों को क्या दिखाते थे, एनालोगस स्ट्रक्चर्स हम लोगों का दिखाते थे आपका एनालोगस स्ट्रक्चर्स कन्वर्जेंट। कैसे दिखाते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। अब एनालोगस ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, ए फॉर एनालोगस, ए फॉर एनाटॉमिकली, बिल्कुल सिमिलर नहीं है। मतलब एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर, उनकी एनाटॉमी सेम नहीं है बट उनके फंक्शन सेम है। अब एनाटॉमी सेम नहीं है, इट मीन्स उनके एंसेस्टर्स सेम नहीं है, सबके एंसेस्टर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल एरिया से आके क्या हुए, एक जगह पे कन्वर्ज हो गए,
एक जगह पे कन्वर्ज होंगे तभी उन लोगों के अंदर सेम अडेप्टेशंस हुआ, फंक्शंस के अंदर सेम अडेप्टेशंस हुआ, एंड इवोल्यूशन फॉर सिमिलर फंक्शन इन द सेम हैबिटेट, देयरफॉर दे आर सेड टू बी अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसीलिए इनको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? आई गेस यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ तक आई गेस सभी को क्लियर होंगे सारे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट द सिमिलैरिटी बिटवीन द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द विंग्स ऑफ अ बैट। अब देखो आप लोगों को मैंने एक चीज बताई, कोई भी एग्जाम्पल दिया उनके फंक्शंस मैच किया करो। बटरफ्लाई के विंग्स और बैट के विंग्स दोनों उड़ने का काम करते हैं। व्हाट यू इन्फो फ्रॉम द अबव विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन। आप इवोल्यूशन के रेफरेंस में यहाँ पे क्या बोलना चाहेंगे? विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड बैट सेम फंक्शन परफॉर्म करता है सेम फंक्शन। अगर फंक्शन सेम है तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग होगी, तो ये लिख रहे हैं यहाँ पे, एंड फ्लाइंग डिस्पाइट देयर स्ट्रक्चरल डिसेबिलिटी। तो इट मींस किस टाइप के ऑर्गन्स हुए? एनालोगस ऑर्गन हुए। इवोल्यूशन आप लोगों से पूछा, इवोल्यूशन क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट पोटैटो ट्यूबर्स एंड पोटैटो ट्यूबर्स आर द रिजल्ट्स ऑफ कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है मतलब एनालोगस ऑर्गन्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब स्वीट पोटैटो क्या एक मॉडिफाइड रूट है, बट की जो हमारे पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं दीज आर द मॉडिफाइड स्टेम्स ये होते हैं, बट दोनों का फंक्शन सेम है, फूड स्टोरेज करने का। दैट्स व्हाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। Comment on the similarity between the wings of a cockroach and the wings of a bird. cockroach और wings दोनों के birds function similar होते हैं but structure अलग अलग होती है। Again they are related to the evolution. कौन सा? Convergent evolution, and the organs are analogous organs. Simple यहाँ तक। Next question. State a reason from the increased population of dark colored moth coinciding with the loss of lichen ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड इन इंग्लैंड। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाया था इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, जिसमें ये बताया था कि जो हमारा इंग्लैंड था, इंग्लैंड में आप लोग घूमने के लिए चले गए, वहां पे आप लोग गए कब? 1950 से पहले। 1950 से पहले आप लोग गए, वहां के जो प्लांट्स थे, प्लांट व्हाइट कलर के थे, व्हाइट कलर जस्ट बिकॉज ऑफ लाइकन। लाइकन इज द इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। वहां पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इट मीन्स वहां का जो एयर था वो नॉन पॉल्यूटेड था कंप्लीटली। अब अगर पॉल्यूटेड नहीं है तो लाइकन होगा, लाइकन का कलर व्हाइट। अब व्हाइट कलर प्लांट्स का जो ट्रीज है उनका कलर व्हाइट है, तो व्हाइट कलर के ऊपर व्हाइट कलर की पेपर्ड मोथ आके बैठेगी, तो क्या प्रेडेटर उनको पिक कर पाएगा? नहीं पिक कर पाएगा, बिकॉज व्हाइट कलर के ही प्लांट्स एंड व्हाइट कलर की ही पेपर्ड मोथ आके उनके ऊपर बैठ रही है, वेस्टर्न पैटिवलेरिया, तो वो हाइड हो जाएंगी नहीं हो जाएंगे रिजेम्बलेंस के थ्रू। लेकिन अगर वहां पे डार्क कलर की आके बैठेंगे तो डार्क कलर की तो प्रेडेटर बहुत जल्दी उनको पिक कर लेंगे व्हाइट कलर से। इसीलिए फिर जैसे जैसे आपका वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां पे पोल्यूशन गोज हुआ, पोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, जो आपका लाइकन था सब डिस्ट्रॉय हो गए। लाइक लाइकन डिस्ट्रॉय हो गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे लाइकन डिस्ट्रॉय होते ही जो ट्रीज का कलर था वो डार्क हो गया। डार्क कलर के ऊपर डार्क कलर की ही पेपर्ड मोथ रिजेम्बलेंस दिखाएंगी, तो अब हमारी व्हाइट कलर वाले बेचारे मारी जाएंगे। ये इंडस्ट्रियल मैनरिज्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डिवरीज व्हाट इज सॉल्टेशन। सॉल्टेशन क्या होता है? सिंगल स्टेप बट लार्ज म्यूटेशन, जो कि उन्होंने किसमें? इवनिंग प्राइमरोज प्लांट के अंदर स्टडी किया था। सिंपल यहाँ तक, चल आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन एली इज पी and for another it's q, what will be the formula to calculate allelic frequency in future generation according to Hedy Weinberg genetic equilibrium। अब आप लोगों को पता है इनकी इक्वेशन क्या थी, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है हर एक एलिलिक फ्रीक्वेंसीज के लिए। बट इसके कुछ कंडीशंस है, यू नो वेरी वेल कौन कौन सी कंडीशंस है। रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई म्यूटेशन कोई वेरिएशन कुछ नहीं होना चाहिए, जबकि हमें पता है ये सारी चीजें इम्पॉसिबल, राइट। ये मैंने आप लोगों को समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does Hedy-Weinberg equation p square plus q square plus 2pq is equals to 1 convey। ये हमें क्या बताते हैं? कन्वे जेनेटिक इक्विलिब्रियम कि जितनी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी है उन सब का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है, विच इज इक्वल्स टू 1। व्हाट इज फाउंडर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो चांसेस है ये आ सकता है आपके एग्जाम में। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? समटाइम्स द change in allelic frequency is so different in the new sample of population that they become a different species, and जो original drifted population थी वहां की वो फाउंडर बन जाती है, and this effect is known as founder effect। अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था।
Next, describe the experiment that helped Louis Pasteur to discuss the theory of spontaneous generation of life. Spontaneous generation of life theory को एक्सप्लेन, उसको डिसअप्रूव करने के लिए उन्होंने अपनी कौन सी थ्योरी दिया था, ये हमें एक्सप्लेन करना है. तो उन्होंने क्या लिया था, आप लोगों को छोटा सा डायग्राम बना देना है एंड एक्सप्लेन कर देना है कि उन्होंने एक प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क लिए जिनके अंदर उन्होंने किल्ड ईस्ट रखा. एक फ्लास्क को तो उन्होंने पूरी तरीके से सील पैक कर दिया और दूसरे को ओपन छोड़ दिया एयर में. अब उन्होंने देखा जो ओपन वाला था उसके अंदर कुछ लाइफ डेवलप हो गई थी, बट जो क्लोज वन था उसके अंदर कोई लाइफ डेवलप नहीं हुई थी. ये छोटा सा इनका एक्सपेरिमेंट था. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी रिवॉल्व अराउंड आरएनए. मतलब जो पूरी की पूरी प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ के आए, पहले डीएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है. तो इसका मतलब यहाँ पे ये सब कुछ आरएनए की वजह से ही पॉसिबल. बट इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इट वाज रिप्लेस्ड बाय डीएनए. इसको डीएनए से, बिकॉज पहले आरएनए बना, फिर आरएनए से डीएनए बना, फिर आरएनए बना सबसे पहले. मतलब जो सबसे पहला मॉलिक्यूल था वो आरएनए था, उससे डीएनए बना. जबकि जब हम प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं अपना, तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हम लोग डीएनए से आरएनए बनवाते हैं, जबकि इवोल्यूशन के टाइम पे आरएनए से डीएनए बना. क्यों करता है, मतलब इवोल्यूशन में ऐसा क्यों हुआ, इवोल्यूशन में ऐसे हुआ बिकॉज आरएनए वाज अनस्टेबल एंड इट वाज प्रोन टू म्यूटेशन. मतलब इसके अंदर चांसेस थे कि सबसे ज्यादा ये म्यूटेट कर सकता है. जिसका एग्जाम्पल हम लोगों के पास है वायरसेस का. वायरसेस में बच्चों क्या होता है कि वायरसेस आप लोगों को पता है बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, नए नए वेरिएंट्स आते रहते हो. क्यों, बिकॉज उनका जेनेटिक मटेरियल आ रहा है जो बहुत जल्दी म्यूटेशन. अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल भी आ रहा है तो हमारी अब तक की पता नहीं कितने सारे वेरिएशन हम लोगों के अंदर हो गए होते. तो डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन, जिसकी वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल बन चुका है. डीएनए के पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड नेचर होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं. These further resist changes by evolving a process of repair. Sorted यहाँ तक बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. राइट द ओपेनियन एंड हेल्डेन्स हाइपोथेसिस अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. हाउ डज मेटेओराइट एनालिसिस फेवर दिस हाइपोथेसिस. सबसे पहले आप लोगों को जो ओपेनियन एंड हेल्डेन का हाइपोथेसिस था अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब उन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में क्या बोला था उसको आपको एक्सप्लेन करना है. उन्होंने सबसे पहले आप लोगों को पता क्या बोला था कि जो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि लाइफ उन्हीं से ओरिजिनेट हुआ है. ये बोला था प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग, जैसे कि आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, इन्हीं सब से. हाउ डज मेटेओराइट एनालाइज फेवर दिस हाइपोथेसिस. मेटेओराइट एनालिसिस ने इस चीज को कैसे फेवर किया था वो हम लोगों को समझना है. व्हेन द मेटेओराइट्स वर एनालाइज्ड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट प्रेजेंस ऑफ सिमिलर कंपाउंड्स वाज कंफर्म्ड, कि सेम ही टाइप के कंपाउंड जो थे वो हमारे बने थे जब हमारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, विच कॉन्क्लूड दैट सिमिलर प्रोसेसेस गोइंग ऑन एल्सवेयर इन द स्पेस. इसका मतलब स्पेस में भी कहीं ना कहीं सेम ही प्रोसेस चल रहा है. तो इस वे में आप इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दे सकते हो. नेक्स्ट, mention the contribution of S.L. Miller's experiment on origin of life. अब वही अगेन S.L. Miller के एक्सपेरिमेंट को आपको उनका कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करना है. S.L. Miller ने क्या किया, क्रिएटेड एन एनवायरमेंट इन लैबोरेटरी. लैबोरेटरी में उन्होंने एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जैसे कि सेम एनवायरमेंट जिसमें वो सपोज कर रही थी कि लाइफ ओरिजिनेट हुआ होगा. एक क्लोज फ्लास्क लिया, उसके अंदर गैसेस लिया CH4, H2 and H3 एंड वाटर वेपर्स लिया विद अ टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस एंड उन्होंने वहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस पास कराए. द कंडीशन वाज सिमिलर टू दोज इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. आफ्टर अ वीक उन्होंने ऑब्जर्व किया वहां पे कुछ अमाइनो एसिड्स, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, pigments and fats in the flask. This provided experimental evidences for the theory of chemical origin. यही से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली लाइफ भी इसी वे में ओरिजिनेट हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, convergent evolution and divergent evolution are the two concepts explaining organic evolution. ये हमें organic evolution के बारे में बता रहे हैं. explain each one with the help of example. हर एक को आपको explain करना है examples के थ्रू, या फिर आप इसमें differentiation करके भी आप लोग बता सकते हैं. this is the most important and the most easiest question जो आप लोगों को पूरे चैप्टर में लगता होगा. तो आप लोगों को पहले कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बता देना है, कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर आते हैं, एंड इसके 2-3 एग्जांपल्स आप लोगों को लिख देना है. सेम विद योर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के केस में भी आप लोगों को एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट,
एक्सप्लेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स। अब ये भी सेम क्वेश्चन आ गया है डाइवर्जेंट। अब देखो ये आपका 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है दोनों, और ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इट्स गारंटेड कि बच्चों इस एग्जाम में भी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, होमोलोगस, एनालोगस गारंटी क्वेश्चन आने वाला है। इसके अलावा जो यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट है, ऑपरेन एंड हेल्डेन वाला एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आप लोगों को। नेक्स्ट, हाउ डू होमोलोगस ऑर्गन्स, कैसे हो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगेन ये क्वेश्चन देखो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। हर साल यही क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपके टिप्स पे होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, दीज आर द टू कांसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी के दो कंसेप्ट, ब्रांचिंग, डिसेंट मैंने आप लोगों को समझाया कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बताओ, उन दो ऑर्गेनिज्म में से सिर्फ एक सर्वाइव कर पाता है, फिर वो आगे टू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगा, उनमें से सिर्फ एक सर्वाइव होगा। दिस इज द ब्रांचिंग, कि जब आप ब्रांचिंग करते जा रहे हो शॉर्ट होती चली जा रही है, एंड वो शॉर्ट किसकी वजह से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर उनको सिलेक्ट कर रही है। ये मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया हुआ है क्लास में। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Differentiate between the explanation given by Darwin and De Vries respectively on the mechanism of evolution। अब ये भी सेम एग्जैक्टली डिफरेंस मैंने आप लोगों को नोट्स में भी लिखवाया है कि अकॉर्डिंग टू डार्विन और अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज, इन दोनों के ने इवोल्यूशन में क्या क्या अपने अपने पॉइंट सेट किए थे वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। अब डार्विन ने बोला था कि इवोल्यूशन बहुत ग्रेजुअल सा चेंज है, मतलब धीरे धीरे होने वाला चेंज है, बट ह्यूगो डी व्रीज ने बोला था कि एक सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में होने वाला प्रोसेस है। डार्विन ने बोला था कि वेरिएशंस क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन अकर थ्रू अ नंबर ऑफ जनरेशन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिएशन। ह्यूगो डी व्रीज ने बोला था दीज आर द सिंगल स्टेप म्यूटेशन व्हिच कोज स्पेसिएशन। डार्विन्स वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, बट डी व्रीज ने बोला म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनल, क्योंकि उन्होंने गलती क्या की थी, उन्होंने गलती की थी इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किया था, उसकी रिसर्च की थी जिसके अंदर प्रेजेंट था कौन सा जीन, जंपिंग जीन, जो एक जगह से दूसरी जगह पे बार बार जंप करता रहता है, जिसकी वजह से रैंडम एंड बहुत स्पीडली म्यूटेशन उसके अंदर देखने के लिए मिला था। दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड दिस इज द नेक्स्ट एंड आई गेस लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है, हाउ डज हार्डी-वेनबर्ग एक्सप्रेशन explain that genetic equilibrium is maintained in a population, कि एक पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन रहेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन है उसको एक्सप्लेन कर देना है। इस इक्वेशन में आपको P क्या बताता है, Q क्या बताता है, 2pq क्या बताता है। अब आप लोगों को पता है P आपको क्या बताता है, होमोजाइगस डोमिनेंट, Q क्या बताता है आपको, होमोजाइगस रिसेसिव, एंड PQ आपको क्या बताता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये आप लोगों को फ्रीक्वेंसीज बताते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक इक्विलिब्रियम स्टेट द स्टेटस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का स्टेटस दिखाता है। इफ देयर इज सम फ्लक्चुएशन और डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, चेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स इन पॉपुलेशन, देन इट कैन प्रेडिक्टेड दैट इवोल्यूशन इज इन प्रोग्रेस। लिस्ट एनी टू फैक्टर्स जो जेनेटिक, टू फैक्टर्स क्या हमारे पास तो बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि हमारा जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, और रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, लेक ऑफ रैंडम मैटिंग नहीं होनी चाहिए। ये कुछ फैक्टर्स है, अगर ये फैक्टर्स आपके हुए तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चंस बच्चों। आई गेस आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया लगा होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम आपने एक भी क्वेश्चन यहाँ पे ना ह्यूमन इवोल्यूशन से नहीं डाला है, मतलब जो हमारा मैन इवोल्यूशन था, ब्रेन एयर कैपेसिटी, उसके लिए आई ट्राई कि बच्चों आप लोगों के लिए अलग से कोई वीडियो बनाऊं, बिकॉज उसमें क्या होता है ना, क्वेश्चंस आप लोगों के प्रीवियस ईयर में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा बनते हैं, इसलिए उस वाले पार्ट में से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बहुत कम है। एंड इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का आएगा, दैट विल बी ऑन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसके हम एनसीईआरटी क्वेश्चन या फिर जितने भी पॉसिबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट आप लोगों का सैम्पल पेपर मैं सॉल्व कराऊंगी, एंड उसके बाद सैम्पल पेपर के बाद जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे सारे चैप्टर से मिक्सअप हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों की जो स्टडीज हैं वो ऑन रॉक चलती रहे। सो सी इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।